हेलो एवरीवन, जिसे हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर मॉडल पेपर जिसका पार्ट नंबर सेकेंड ये रहने वाला है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में गहरी जुताई किसके प्रबंध के लिए की जाती है? तो बताइए किस प्रकार के रोगों की रोकथाम करने के लिए गहरी जुताई अर्थात यार जो समर डिप्लोइंग है ये क्यों की जाती है, इसका रीज़न क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। बीज जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए, वायु जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए, मृदा जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए, फिर वायरस जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए। अर्थात यार जो समर डिप्लोइंग है ये क्यों की जाती है, अर्थात किस प्रकार के रोग होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, फिर उनको कंट्रोल करने के लिए समर डिप्लोइंग की जाती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा? बीज जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए, वायु जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए, मृदा जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए, फिर विषाणु जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए। किसके लिए की जाती है समर डिप्लोइंग? तो यहाँ अगर आपसे पूछता है समर डिप्लोइंग के बारे में तो ये की जाती है यार सोइल जनित अर्थात यहाँ जो सोइल बोर्न डिजीज होती है, सोइल जो बोर्न डिजीज होती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए यार समर डिप्लोइंग की जाती है। अब कैसे कर सकते हो? ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि रीज़न क्या होता है इसका कि मृदा जनित रोग है अर्थात सोइल बोर्न डिजीज है ये कंट्रोल क्यों हो जाती है, इसका रीज़न क्या होता है? तो इसका रीज़न है जैसे कि आप मान सकते हो, मान लीजिए कोई भी जो सोइल बोर्न डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरिया से फैल रही है, तो बैक्टीरिया से फैल रही है तो आपको पता होगा यार हम बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं यार मृदा में पड़े रहते हैं। क्या होते हैं? ये सोइल में पड़े रहते हैं और मृदा में यार यहाँ गहरी सतह में चले जाते हैं। ठीक है, यानी नीचे की सतह है तो उसमें चले जाते हैं। जब हम यार हाँ जब गहरी जुताई करते हैं अर्थात डीप फ्लोइंग करते हैं तो उससे क्या करते हैं ये स्पोर्स, ठीक है, जो कि गहरी सतह में चले गए थे सोइल की में, वो ऊपर आ जाते हैं, ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और ये क्या होते हैं यार समर डिप्लोइंग अर्थात गर्मी के कारण। तो गर्मी है तो आपको पता होगा यार टेम्परेचर अधिक होगा, तो यानी टेम्परेचर अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होता है तो उससे क्या होता है ये स्पोर्ट्स जीवित नहीं कर पाते हैं अर्थात सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और कुछ टाइम में मर जाते हैं। क्या होता है? इसका रीज़न क्या था यार ना कि अगर आपसे पूछा है कि जो सोइल बोर्न डिजीज है खत्म क्यों हो जाती है समर डिप्लोइंग के द्वारा, तो इसका रीज़न यही होता है कि जो स्पोर्ट्स होते हैं मान लीजिए बैक्टीरिया के, तो स्पोर्ट्स क्या होते हैं मृदा की गहरी सतह में चला जाते हैं। हम जब डिप्लोइंग करते हैं तो ये क्या करते हैं स्पोर्ट्स ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और अधिक टेम्परेचर के कारण ये सर्वाइव नहीं कर पाते और नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौ की बुआई का समय क्या होता है अर्थात सोइंग का पीरियड किसे माना जाता है सबसे उपयुक्त? तो जल्दी से बताएंगे हाँ जौ की बुआई का समय क्या होता है, इसका उपयुक्त समय क्या होता है बुआई करने का? मध्य अक्टूबर से नवंबर के मध्य, मध्य से दिसंबर में, सितंबर से अक्टूबर के मध्य, या फिर नवंबर से दिसंबर के मध्य। जल्दी से बताएंगे कि जो सोविंग की जाती है इसका पीरियड क्या सा आता है, सोविंग पीरियड कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो कि यार हाँ आपको पता होगा कि गेहूँ जो हुआ सरसों हुआ ये क्या होती है रबी सीजन की क्रॉप होती है। क्या होती है? रबी सीजन की क्रॉप होती है अर्थात मान लीजिए रबी सीजन की क्रॉप है तो कब इनकी सोविंग की जाएगी? इनका सोविंग पीरियड होता है अक्टूबर से नवंबर के मध्य। कब की जाएगी यार? हाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर मान जाएगा, क्योंकि अगर बात करते हैं जो कि बुआई का समय तो कौन सा होगा यार? हाँ अक्टूबर से नवंबर के मध्य, क्योंकि यार हाँ जो है ये क्या होती है रबी सीजन की क्रॉप होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भूमि जनित रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए। यार कहा कि भूमि जनित रोगों की जैविक नियंत्रण हेतु उपयोग में आने वाले कवक कौन सा है? यहाँ पर याद रखना कि जैविक नियंत्रण करना है और आपको यूज़ करना है कवक का। तो जल्दी से बताएं कवक कौन सा है? ट्राइकोसीथियम होता है, स्क्लेरोशियम होता है, अल्टरनेरिया होता है, या फिर ट्राइकोडर्मा होता है। जल्दी से बताएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा यार ना कि अगर आपने क्वेश्चन थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो जल्दी से बताएंगे कहाँ कि भूमि जनित रोगों के जैविक नियंत्रण हेतु उपयोग में आने वाला कवक कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। ट्राइकोसीथियम होता है, स्क्लेरोशियम होता है, अल्टरनेरिया होता है, या फिर ट्राइकोडर्मा होता है। कौन सा होता है? जल्दी से बताएंगे कौन सा कवक यूज़ करते हैं जैविक नियंत्रण के लिए? तो यहाँ अगर बात करते हैं भूमि जनित रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए किस कवक का प्रयोग कैसा है, तो ये कैसा है? ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कैसा है? किसका प्रयोग कैसा है? ट्राइकोडर्मा जो कवक होता है तो इसी का यूज़ कैसा है जैविक नियंत्रण के लिए, भूमि जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गन्ने की औसत सीड रेट क्या होती है अर्थात बीज दर आपको बतानी है। तो जल्दी से बता दीजिए यार हाँ एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे गन्ने की औसत बीज दर क्या होती है? 25 से 30 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर होती है, 40 से 50 हज़ार प्रति हेक्टेयर होती है, या फिर 20 से 25 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर होती है, या 10 से 15 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर होती है। जल्दी से बताएंगे कि गन्ने की जो सीड रेट होती है
सबसे पहले तो याद रखना कि अगर आपसे पूछा है गन्ने की सीड रेट, तो इसको मेज़र किया जाता है टुकड़ों में। यार हाँ, इसकी मुख्यतः 3 यूनिट हम यूज़ करते हैं कि जो गन्ने के जो बीज होते हैं इसको यानी किस किस में नाम से जाना जाता है। यार हाँ, टुकड़ों के नाम से जाना जाता है, एक जाना जाता है सेट्स के नाम से और एक जाना जाता है बर्ड्स के नाम से। ठीक है, मुख्यतः इसको 3 नाम से जाना जाता है। अब याद रखना बर्ड्स के नाम से, टुकड़ों के नाम से और सेट्स के नाम से। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया टुकड़ों के बारे में, तो जल्दी से बताया कि जो गन्ने की औसत बीज दर होती है ये कितने टुकड़े होते हैं, अर्थात प्रति हेक्टेयर हम कितने टुकड़ों का प्रयोग करते हैं। 25 से 30 हज़ार के करते हैं, 40 से 50 हज़ार को अप्लाई करते हैं, 20 से 25 हज़ार को अप्लाई करते हैं, फिर 10 से 15 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर अप्लाई करते हैं। जल्दी से बताएंगे कि जो इसकी ऑप्टिमम सीड रेट होती है, बीज दर होती है, वो कितनी होती है। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछता है गन्ने की औसत बीज दर तो कितनी होती है, 40 से 50 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है, 40 से 50 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर होती है। इसके साथ साथ यार रखा आपको 2 पॉइंट जरूर याद रखना है कि अगर आपसे पूछा 3 आंख वाले, ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखा होगा वैसे आपने कि अगर आपसे पूछा था यार 3 आंख वाले टुकड़े, 3 आंख वाले टुकड़ों की संख्या क्या रखी जाती है। तो यार जो 3 आंख वाले होते हैं तो इनकी जो संख्या रखी जाती है ये रखी जाती है 35 से 40 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर। कितने रखते हैं यार हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो 3 आंख वाले जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, 3 बर्ड्स वाले या फिर 3 आंख वाले जो टुकड़े होते हैं तो उनकी संख्या रखी जाती है प्रति हेक्टेयर 35 से 40 हज़ार। कितनी रखी जाती है, 35 से 40 हज़ार। और अगर आपसे पूछता है डबल आंख वाले अर्थात 2 आंख वाले, तो यार हाँ 2 आंख वालों की, अब इसे कैसे याद रखोगे यार हाँ, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 3 की, ठीक है, आपको केवल एक याद रखना है कि 3 आंख वाले टुकड़े कितने रखे जाते हैं, 35 से 40 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर रखे जाते हैं। ठीक है, कन्फर्म हुआ यार हाँ कि 3 आंख वाले कितने रखे जाते हैं, 35 से 40 हज़ार प्रति हेक्टेयर रखे जाते हैं। तो अब इसका डबल कर दीजिए यार हाँ, अगर आपसे पूछता है 2 आंख वाले टुकड़े, ठीक है, 2 आंख वाले टुकड़े है तो इसके डबल करना है, जस्ट इसके डबल कर दीजिए, वो आपका राइट आंसर होगा। अर्थात अगर आपसे पूछता है 2 आंख वाले टुकड़े तो इनकी संख्या रखी जाती है यार 70 से 80 हज़ार। कितनी रखी जाती है यार 70 से 80 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर हम अप्लाई करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया है, अगर आपको यार हाँ 3 आंख वाले याद है 35 से 40 हज़ार प्रति हेक्टेयर टुकड़ों को हम यूज़ करते हैं, तो डबल आंख क्या होंगे, इसके डबल हो जाएंगे, अर्थात 70 से 80 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर हम प्रयोग में लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हमारे देश में कुल राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या को चिन्हित कीजिए। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इंडिया में टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी होती है। तो जल्दी से बताएंगे जो इंडिया में टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है, 36 होती है, 32 होती है, 45 होती है, फिर 40 होती है। जल्दी से बताएंगे कि जो भारत में टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये कितनी है, 36 होती है, 32 होती है, 45 होती है, फिर 40 होती है। जल्दी से बताएंगे कि टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है इंडिया में। तो यार हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में तो कितनी होती है, इंडिया में 46 होती है। कितनी होती है यार हाँ, 46 होती है। लेकिन अब आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन में 46 कहीं भी नहीं है, अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 45 होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है इंडिया में टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है तो कितनी होती है, 46 होती है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है, अर्थात लगभग आपको जो भी देखने को मिलता है वो आपका राइट आंसर माना जाता है। अर्थात यार कहाँ 46 होती है, अर्थात 46 आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है, तब आपका राइट आंसर कौन सा माना जाता है, 45। अर्थात यार टोटल जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये कितनी है, 46 है। इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि अगर आपसे पूछता है टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो कितनी होती है, 46 होती है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है, टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 46 है। लेकिन अगर आपसे पूछता है भारत में यानी टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मरु विकास एक उन्नत किस्म है। तो जल्दी से बताएंगे मरु विकास किसकी वेरायटी होती है, कपास की होती है, मूंगफली की होती है, तिल की होती है, फिर अरंडी की होती है। जल्दी से बताएंगे जो मरु विकास है किसकी एक उन्नतशील वेरायटी होती है। जल्दी से बताएंगे कपास की होती है, मूंगफली की होती है, तिल की होती है, फिर अरंडी की होती है। जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होता है। तो यार अगर आपसे पूछ रहे हैं मरु विकास तो किसकी एक उन्नतिशील वेरायटी होती है, ये कपास की होती है। किसकी होती है, कपास की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कंप्लीट रूट पैरासाइटिक वीड कौन सा है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए कि इसमें आपसे पूछा गया है कंप्लीट रूट पैरासाइटिक वीड कौन सा, कंप्लीट रूट पैरासाइटिक वीड। और इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, क्लोज। क्या बताई थी हमारी शॉर्ट ट्रिक, क्या थी यार, क्लोज। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, जितनी भी जो प्लांट पैरासाइटिक वीड है तो इनके लिए हमने एक अलग से लेक्चर, अलग से स्पेशल क्लास ली थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आके आपको दिख रहा होगा, देख ऊपर देखिए एक आई बटन दिख रहा होगा, तो वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दे दी जाएगी और उस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर स्पेशली वीडियो देखनी है तो आई बटन पर क्लिक करना है, वहाँ आपको प्ले लिस्ट दे दी जाएगी, तो वहाँ से इस वीडियो को आप देख सकते हो।
ठीक है। तो क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर आपसे पूछा गया यार कंप्लीट रूट पैरासाइटिक वीड कौन सा होता है। तो यार अगर पूछा था Cl तो क्या होता है, इस टाइम पैरासाइटिक वीड होते हैं। क्या होते हैं, Cl अर्थात यार इकस्कोटा और लोरेंथस क्या होते हैं, इस टाइम पैरासाइटिक वीड होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा था ओरोबंकी और स्टाइगा के बारे में, तो ओरोबंकी और स्टाइगा क्या होते हैं, रूट पैरासाइटिक वीड होते हैं। क्या होते हैं, रूट पैरासाइटिक वीड होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कंप्लीट रूट पैरासाइटिक, तो कंप्लीट रूट पैरासाइटिक वीड कौन सा है यार, ओरोबंकी होता है। क्या होता है, ओरोबंकी होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उर्वरक स्तर के पोटेशियम सल्फेट में पोटास की न्यूनतम प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया पोटेशियम सल्फेट में पोटास कितना होता है। तो जल्दी से बताएंगे कि जो यार पोटेशियम सल्फेट है इसमें पोटास कितना पाइसा है। 30% पाइसा है, 50% पाइसा है, 60% पाइसा है, फिर 82% पाइसा है। जल्दी से बताएंगे जो पोटेशियम सल्फेट होता है, जो पोटेशियम सल्फेट होता है तो इसमें पोटास कितना होता है। जल्दी से बताएंगे कि पोटास की कितनी मात्रा इसमें पाइसी है, 30%, 50%, 60% या फिर 82%। जल्दी से बताएंगे कि पोटेशियम सल्फेट में पोटास कितना होता है। तो हमने बताया था कि याद रखना कि अगर आपसे पूछता है पोटेशियम सल्फेट के बारे में तो कितना होता है, इसमें 50% होता है। कितना होता है याद रखना कि अगर आपसे पूछता है पोटेशियम सल्फेट में पोटास तो होता है 50%। कितना होता है, 50% होता है। इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि अगर आपसे पूछता है म्यूरेट ऑफ पोटास के बारे में, ठीक है, MOP मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसका केमिकल नाम क्या होता है, KCl होता है। क्या होता है, KCl होता है। ठीक है, इसे अलग से समझ लीजिए कि अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसका केमिकल नाम क्या होता है, यानी पोटेशियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है इसमें पोटास कितना होता है, तो इसमें याद रखा कि आपको डायरेक्ट याद है मैक्सिमम, M से क्या याद रखोगे यार, मैक्सिमम। कैसे याद रखोगे यार, मैक्सिमम। M से क्या याद रखना है, मैक्सिमम। अर्थात इसमें कितना होता है यार पोटास, 60% होता है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब 60, मैक्सिमम मतलब 60। ठीक है, याद हो जाएगा यार। तीनों ही पॉइंट आपको याद रखना है कि MOP मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास में मैक्सिमम पोटास होता है, कितना होता है, 60% होता है। कितना होता है, 60% होता है। और अगर बात करते हैं इसके केमिकल नाम की, तो इसका केमिकल नाम क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केले के एक पौधे की प्रतिवर्ष, केले के एक पौधे की प्रतिवर्ष नाइट्रोजन की आवश्यकता कितनी होती है। ठीक है, प्रतिवर्ष पूछ रहा है और एक पौधे के बारे में पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद में आप राइट आंसर बताइए। तो यानी प्रति पौधा है तो उसे आप कितना नाइट्रोजन दोगे प्रति वर्ष, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे 100 ग्राम दोगे, 250 ग्राम दोगे, 500 ग्राम दोगे या फिर 600 ग्राम दोगे। जल्दी से बताइए कौन सा आपका राइट आंसर होगा। एक पौधे के लिए, केले के एक पौधे के लिए प्रति वर्ष आप कितना नाइट्रोजन को अप्लाई करोगे, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम या फिर 600 ग्राम। जल्दी से बताइए किस मात्रा को आप अप्लाई करोगे, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम या फिर 600 ग्राम। यार अगर पूछा था एक पौधे के बारे में केले की, तो केले का जो एक पौधा होता है इसे यार 250 ग्राम नाइट्रोजन दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 250 ग्राम नाइट्रोजन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यार शालीमार बगीचा किस जगह पर स्थित है। शालीमार बगीचा किस जगह पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, कश्मीर में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, फिर दिल्ली में स्थित है। तो जल्दी से बताएंगे शालीमार बगीचा कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है यानी जो कश्मीर में स्थित है। यार कहाँ शालीमार बगीचा कहाँ पर स्थित है, कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यार ये दोनों ही इंस्टीट्यूट कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन दोनों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया यार केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से बताइए केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, कटक में स्थित है, फिर लुधियाना पंजाब में स्थित है। जल्दी से बताएंगे कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, कटक में स्थित है, फिर लुधियाना पंजाब में स्थित है। जल्दी से बताएंगे। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका इंग्लिश वर्ड भी देख लीजिए, शायद उससे आपको याद आ जाए। तो यार अगर आपसे पूछता है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, मतलब इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है क्या होता है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। तो जल्दी से बता दीजिए, अब तो आपको आ ही गया होगा यार कि जो CRIR है अर्थात सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर स्थित है, कटक उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मक्का एवं गेहूं में सुधार कार्यक्रम के लिए, मक्का एवं गेहूं में सुधार कार्यक्रम के लिए जो सीमेट अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में आपको इतनी रामायण तो याद रखनी नहीं है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है सिमिट। ठीक है, क्या याद रखोगे यार का, सिमिट आपको याद रखना है। कई बार आपसे एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है कि सिमिट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपको यार इतनी रामायण याद ना करके डायरेक्ट एक वर्ड याद रखें, सिमिट कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से बताएंगे कि सिमिट कहाँ पर स्थित है, ब्राजील में स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित है, रूस में स्थित है, फिर मैक्सिको में स्थित है। जल्दी से बताएंगे कि ब्राजील में स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित है, रूस में स्थित है, फिर मैक्सिको में स्थित है। जल्दी से बताएंगे जो सिमिट है ये कहाँ पर स्थित है।
यार हाँ, अगर आपसे पूछते हैं समिट के बारे में, तो समिट कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में। समिट कहाँ स्थित है यार हाँ? मैक्सिको में। इसे कैसे याद रखोगे यार हाँ? मेरे साथ आप 1 या 2 बार बोल लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यार हाँ, समिट कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में। समिट मैक्सिको, समिट मैक्सिको, समिट मैक्सिको। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया समन्वित बीज प्रबंधन के मुख्य अवयव में सम्मिलित किया जाता है। अर्थात यार है यहाँ पर आपसे पूछा गया समन्वित बीज प्रबंधन के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं। समन्वित बीज प्रबंधन के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं, मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे समन्वित बीज प्रबंधन के अवयव कौन कौन से होते हैं। कृषिगत, भौतिक एवं यांत्रिक नियंत्रण होते हैं, जैविक और रासायनिक नियंत्रण होते हैं, कीटों का निरीक्षण एवं सर्वेक्षण होता है, या फिर ये सभी होते हैं। जल्दी से बताएंगे जो समन्वित बीज प्रबंधन है किया जाता है तो इसके मुख्य अवयव क्या होते हैं। कृषिगत, भौतिक, यांत्रिक नियंत्रण होते हैं, जैविक और रासायनिक नियंत्रण होते हैं, कीटों को निरीक्षण एवं सर्वेक्षण होता है, या फिर ये सभी होते हैं। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछता है समन्वित बीज प्रबंधन के बारे में तो इसके अवयव यार हाँ कि समन्वित बीज प्रबंधन के अवयव ये सभी होते हैं। अर्थात यार हाँ, कृषिगत, भौतिक एवं यांत्रिक नियंत्रण भी होता है। अगर बात करते हैं सेकंड ऑप्शन अर्थात जैविक और रासायनिक नियंत्रण के, तो ये भी होता है। और कीटों का निरीक्षण एवं सर्वेक्षण अर्थात ये सभी क्या होते हैं, समन्वित बीज प्रबंधन के मुख्य अवयव माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेटासिस्टोक्स। मेटासिस्टोक किस प्रकार का कीटनाशी है, अर्थात इस किस प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, कीटनाशी अर्थात यार कीटों को जब ये नष्ट करता है तो यानी किस प्रकार की क्रिया करके उनको नष्ट करता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि मेटासिस्टोक किस प्रकार का कीटनाशी होता है। संपर्क जहर होता है, संसर्ग जहर होता है, ये दोनों होता है, या फिर फ्यूमिजेंट होता है। जल्दी से बताएंगे कि जो मेटासिस्टोस होता है ये किस प्रकार का एक कीटनाशी होता है। जल्दी से बताइए कि ये अपना प्रभाव कैसे दर्शाता है। संपर्क जहर होता है, संसर्ग जहर होता है, ये दोनों होता है, या फिर फ्यूमिजेंट होता है। जल्दी से बताइए मेटासिस्टोस क्या होता है। जरा अगर आपसे पूछता है मेटासिस्टोस के बारे में तो क्या होता है, संसर्ग जहर होता है। क्या होता है, एक संसर्ग जहर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा धान में दाना एवं भूसा का अनुपात क्या होता है। अर्थात आपको बताना है यहाँ कि जो धान से दाना प्राप्त होता है और जो भूसा प्राप्त होता है अर्थात जो चारा प्राप्त होता है उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यार हाँ, धान और भूसा इन दोनों का कितना रेशियो होता है, इन दोनों का कितना रेशियो होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे 1:2 होता है, 2:2 होता है, 2:1 होता है, या फिर 3:1 होता है। जल्दी से बताएंगे जो धान में दाना और भूसा प्राप्त होता है, दाना और भूसा जो प्राप्त होता है तो ये किस रेशियो में प्राप्त होता है, किस अनुपात में प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कौन सा आपका राइट आंसर माना जाएगा। 1:2 में पाया है, 2:2 में पाया है, 2:1 में पाया है, फिर 3:1 में पाया है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यार अगर आपसे पूछा जाए धान में दाना और भूसा इनका रेशियो क्या होता है, तो इनका होता है 2:1 होता है। क्या होता है यार, दाना और भूसा का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन यार है, इन दोनों को भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, कि यहाँ पर आपसे पूछा यार किस प्रदेश में गेहूँ का सर्वाधिक क्षेत्रफल होता है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है गेहूं का। मध्य प्रदेश में लिया जाता है, उत्तर प्रदेश में लिया जाता है, बिहार में लिया जाता है, फिर पंजाब में लिया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में या फिर पंजाब में है। जल्दी से बताएंगे कि किस प्रदेश में है, किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में होता है, फिर पंजाब में होता है। तो यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है गेहूं का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन, सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन के बारे में, तो कहाँ होता है यार, सर्वाधिक जो क्षेत्रफल होता है और जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है यार, उत्पादन और क्षेत्रफल। यहाँ गेहूं के सर्वाधिक क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए या फिर पूछा जाए उत्पादन के बारे में, तो कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर एक और पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर आपसे पूछता है क्षेत्रफल और उत्पादन के बारे में, क्षेत्रफल और उत्पादन तो सर्वाधिक कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है कि जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादकता अर्थात यार प्रोडक्टिविटी कहाँ पर है, प्रोडक्टिविटी की बोल रहा हूँ, नहीं कि प्रोडक्शन की बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है गेहूं का सर्वाधिक जो प्रोडक्टिविटी होती है, सर्वाधिक जो उत्पादकता होती है किस राज्य में होती है यार, पंजाब में होती है। कहाँ पर होती है यार, पंजाब में होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक कहाँ पर होती है यार, गेहूं की ये होती है पंजाब में। और अगर पूछा जाए उत्पादन या फिर क्षेत्रफल के बारे में, तो उत्पादन और क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गेहूँ, मक्का, जई और ज्वार, गेहूँ, मक्का, जई और ज्वार में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है,
कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, वसा पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, फिर विटामिन पाई जाता है। जल्दी से बताएंगे कि जो गेहूँ, मक्का, जई और ज्वार होता है तो इसमें अधिक मात्रा में क्या पाई जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाई जाता है, वसा पाई जाता है, प्रोटीन पाई जाता है, फिर विटामिन पाई जाता है। जल्दी से बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। तो यार अगर बात करते हैं गेहूँ, मक्का, जई और ज्वार, इनमें क्या पाई जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाई जाता है। क्या पाई जाता है? सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाई जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विश्व में सर्वाधिक संकरदान का क्षेत्रफल किस देश में लिया जाता है? अर्थात यहाँ जो संकरदान है तो इसका क्षेत्रफल किस देश में है सर्वाधिक? तो बताइए जल्दी से। चीन में होता है, भारत में होता है, थाईलैंड में होता है, फिर इंडोनेशिया में होता है। अर्थात याद रखना जो हाइब्रिड राइस है तो इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस देश में है? चीन में होता है, भारत में होता है, थाईलैंड में होता है, फिर इंडोनेशिया में होता है। जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यार अगर आपसे पूछता है शंकर धान के बारे में तो शंकर धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? चाइना में है। कहाँ पर यार? चीन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि यार अगर आपसे पूछता है पूसा पर्पल लौंग, पूसा पर्पल लौंग किसकी एक वेराइटी होती है? तो जल्दी से बता दीजिए। यार हाँ, इस क्वेश्चन को हमने कई बार क्लियर भी कर लिया है और एक यार हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जल्दी से बताइए हाँ कि अगर आपसे पूछा है पूसा पर्पल लौंग किसकी वेराइटी होती है तो किसकी होती है? टमाटर की होती है, मूली की होती है, बैंगन की होती है, फिर फूल गोभी की होती है। जल्दी से बताएंगे जो पूसा पर्पल लौंग है ये किसकी एक उन्नतशील वेराइटी होती है? टमाटर की होती है, मूली की होती है, बैंगन की होती है, फिर फूल गोभी की होती है। जल्दी से बताएंगे कि पूसा पर्पल लौंग किसकी एक उन्नतशील वेराइटी होती है। तो यार हाँ अगर आपसे पूछता है पूसा पर्पल लौंग तो किसकी होती है? बैंगन की होती है, अर्थात ब्रिंजल की होती है। किसकी होती है? हाँ पूसा पर्पल लौंग। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार हाँ कि पूसा पर्पल लौंग किसकी होती है? बैंगन की होती है, ब्रिंजल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यार हाँ कि तंबाकू के उत्पादन में दुनिया के देशों में, तंबाकू के उत्पादन में दुनिया के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? अर्थात यार हाँ आपको बताना है तंबाकू के उत्पादन में भारत का स्थान। ठीक है, कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर है। पहला स्थान होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, फिर चौथा होता है। जल्दी से बताएंगे कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है, सेकंड स्थान है, थर्ड स्थान है या फिर फोर्थ स्थान है? जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ अगर बात करते हैं पहले के डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, पहले के डाटा के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कौन सा था? राइट आंसर सेकंड था। लेकिन अगर बात करते हैं करंट डाटा के अकॉर्डिंग तो यहाँ करंट डाटा के अकॉर्डिंग जो भारत का स्थान है ये है थर्ड स्थान। कौन सा स्थान है यार? थर्ड स्थान है। अब कैसा है क्योंकि यार हाँ अगर बात करते हैं फर्स्ट स्थान तो फर्स्ट स्थान किसका होता है? चाइना का होता है। किसका होता है यार? हाँ फर्स्ट स्थान होता है चाइना का। सेकंड स्थान किसका होता है? ब्राजील का होता है। यार हाँ कि अगर आपसे पूछता है फर्स्ट स्थान तो चाइना का होता है तंबाकू के उत्पादन में, सेकंड स्थान की अगर बात करते हैं तो किसका होता है? ब्राजील का होता है। और अगर बात करते हैं भारत का तो भारत का कौन सा स्थान होता है? थर्ड स्थान होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर पूछा जाए फर्स्ट स्थान तो चाइना का होता है, सेकंड स्थान होता है ब्राजील का होता है और थर्ड स्थान किसका होता है? भारत का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पाइराइट अधिकतर किस प्रदेश में पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट देख लीजिए कि अगर आपसे पूछता है यहाँ पाइराइट यानी अधिकतम इसका उत्पादन कहाँ से लिया जाता है? तो ये लिया जाता है महाराष्ट्र से। कहाँ लिया जाता है यार? हाँ महाराष्ट्र से प्राप्त किया जाता है पाइराइट को। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यार हाँ ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बता दीजिए कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी ये बताना है। तो जल्दी से बताएंगे 1980 में की गई थी, 1982 में की गई थी, 1981 में की गई थी, फिर 1998 में की गई थी। जल्दी से बताएंगे कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जल्दी से बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि यार हाँ नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यार हाँ अगर आपसे पूछता है नाबार्ड की स्थापना तो इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 में। कब की गई थी यार हाँ अगर पूछा जाता है नाबार्ड की स्थापना तो इसकी की गई थी 12 जुलाई 1982 में। और अगर बात की जाए कहाँ पर की गई थी, यार हाँ दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछता है नाबार्ड की स्थापना तो यार हाँ नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 12 जुलाई 1982 में। और कहाँ पर की गई थी? मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ पर की गई थी यार हाँ? मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ट्रिटिकल का विकास। ट्रिटिकल का विकास गेहूं को किससे क्रॉस करके किया जाता है? अर्थात यार हाँ इसकी भी हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर आपको पता हो तो। ट्रिटिकल किससे प्राप्त किया जाता है? अर्थात किस किस वेराइटी के मध्य या फिर किस किस स्पीसीज के मध्य, किस किस स्पीसीज के मध्य क्रॉस यार हाँ ट्रिटिकल को प्राप्त किया गया था, इसकी हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो जल्दी से बताइए यार हाँ कि ट्रिटिकल का गेहूं का, अर्थात यार हाँ जो गेहूं है इसका किससे क्रॉस करने पर ट्रिटिकल को प्राप्त किया गया था? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अर्थात गेहूं का क्रॉस किससे किया गया था? जौ से किया गया था, जई से किया गया था, राई से किया गया था, फिर गुल्ली डंडा से किया गया था। जल्दी से बताएंगे, इसकी हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी और क्या थी यार हाँ? गराती थी। क्या थी? गराती। मतलब ती का मतलब यहाँ पर ट्रिटिकल से है और गरा मतलब यार हाँ गेहूं का क्रॉस राई से कराया गया था। अर्थात यार गेहूं इंटू राई से ट्रिटिकल को प्राप्त किया गया था। यार हाँ कौन सी हमारी शॉर्ट ट्रिक? गराती। अर्थात यार हाँ गेहूं इंटू राई के क्रॉस से ट्रिटिकल को प्राप्त किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब यार है इन दोनों क्वेश्चन को आपको एक साथ याद रखना है, ठीक है। ये 24वां क्वेश्चन है और 25वां क्वेश्चन है, तो इन दोनों को क्वेश्चन को आपको एक साथ याद रखना है कि अगर आपसे पूछता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछाता है विश्व में खाद्यान्न की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, तो कौन सी होता है विश्व में, ठीक है। अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड की, तो विश्व में खाद्यान्न की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी होती है, गेहूँ होती है, ठीक है। वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी होती है, गेहूँ होती है। लेकिन अगर आपसे पूछता है भारत के बारे में, तो भारत में खाद्यान्न की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी होती है, रखना कि भारत में, ठीक है। अगर बात की जाए विश्व में, तो विश्व में कौन सी होती है खाद्यान्न की सबसे महत्वपूर्ण फसल, ये होती है गेहूँ। और अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में खाद्यान्न की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी होती है, चावल होती है, अर्थात धान होता है। कौन सी होती है, भारत के लिए चावल या धान होती है। लेकिन अगर बात की जाए पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की, तो कौन सा होता है, गेहूँ होता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं गेहूं को, यानी जो चावल है, तो इसको सबसे ज़्यादा कहाँ पर खाया जाता है, तो ये इसको यार सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है खाने के रूप में वेस्ट बंगाल साइड अर्थात पश्चिम बंगाल साइड। कहाँ पर किया जाता है, वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल साइड, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पूसा सावनी एक किस्म है, तो जल्दी से बताइए, ये भी एक मोस्ट पॉपुलर वेरायटी पूसा सावनी, तो किसकी होती है, टमाटर की होती है, भिंडी की होती है, गाजर की होती है, फिर मटर की होती है। जल्दी से बताएंगे कि पूसा सावनी किसकी एक उन्नतशील वेरायटी होती है, टमाटर की होती है, भिंडी की होती है, गाजर की होती है, फिर मटर की होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। तो यार अगर आपसे पूछता है पूसा सावनी के बारे में, तो पूसा सावनी किसकी होती है, वेरायटी भिंडी की होती है, किसकी होती है, भिंडी की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन को किस फसल में, कोई सोयाबीन को किस फसल के साथ इंटर क्रॉप के रूप में बोया जा सकता है। यार अंतः फसल में आपको ग्रो करना है, अर्थात आपको यार कि सोयाबीन के साथ ऐसी कौन सी फसल लोगे जिससे कि इंटर क्रॉप आसानी से यानी उपयुक्त हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है यार सोयाबीन को किस फसल के साथ इंटर क्रॉप के रूप में लिया जा सकता है। तो जल्दी से बताएंगे, किसे लिया जाता है, गेहूं को लिया जा सकता है, चने को लिया जा सकता है, मक्के को लिया जा सकता है, फिर तंबाकू को लिया जा सकता है। अर्थात राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए कि सोयाबीन को किस फसल के साथ अंतः फसल के रूप में बोया जा सकता है, गेहूँ को, चना को, मक्का को या फिर तंबाकू को। तो यार अगर आपसे पूछता है इंटर क्रॉप के साथ और वो भी सोयाबीन के साथ, ठीक है, इंटर क्रॉप के रूप में सोयाबीन के साथ किसे ग्रो किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है यार मक्के फसल को। किसको ग्रो किया जा सकता है यार, मक्के फसल को ग्रो किया जाता है, ठीक है। सोयाबीन की अगर बात करते हैं इंटर क्रॉप के रूप में, तो इंटर क्रॉप में यार कि सोयाबीन प्लस मक्का कौन सी होती है यार, सोयाबीन प्लस मक्का होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर ध्यान नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर आपसे पूछा गया रहा कि मूंगफली में नाइट्रोजन तत्व के लिए अमोनियम सल्फेट खाद को महत्व दिया जाता है क्योंकि इससे फसल को मिलता है। अर्थात यार यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मूंगफली में नाइट्रोजन तत्व देने के लिए अमोनियम सल्फेट खाद को दिया जाता है महत्व है। अब क्यों दिया जाता है, ये रीजन आपको पूछा गया, तो जल्दी से बताएंगे यार कि अमोनियम सल्फेट का क्यों प्रयोग करते हैं, इससे कौन कौन से तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन के साथ अमोनियम सल्फेट से कौन सा तत्व प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसके ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो अब जल्दी से बता दीजिए, अब तो मैंने आधी हिंट भी दे दी है कि अमोनियम सल्फेट से कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं, इसलिए यार इसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा इसका राइट आंसर होगा। कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, गंधक होता है, फिर बोरोन होता है। जल्दी से बताएंगे कौन सा होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, गंधक होता है, फिर बोरोन होता है। जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक या बोरोन। तो यार अगर आपसे पूछता है अमोनियम सल्फेट, तो नाम से स्टोर हो रहा है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को हमेशा समझोगे तो नाम से ही स्टोर है अमोनियम सल्फेट, अर्थात अमोनियम का मतलब होता है नाइट्रोजन प्राप्त हो रही है, अमोनियम का मतलब क्या है, नाइट्रोजन इससे प्राप्त हो रही है, और सल्फेट का मतलब इससे सल्फर भी प्राप्त हो रही है। सल्फेट का मतलब यार इससे सल्फर भी प्राप्त हो रही है, अर्थात यार अमोनियम सल्फेट है तो इसको मुख्यतः यार दो न्यूट्रिएंट को प्राप्त करने के लिए ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, और वो होते हैं यार नाइट्रोजन के साथ साथ गंधक अर्थात सल्फर। सल्फर को यार गंधक के नाम से जाना है, सल्फर को गंधक के नाम से ही जाना है, इसलिए यार कि जो नाइट्रोजन देने के लिए हम अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यार इसके यह जो नाइट्रोजन है इसके साथ साथ इससे यार सल्फर या गंधक भी प्राप्त हो जाता है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है मूंगफली में, अर्थात गंधक क्यों दिया जाता है, तो गंधक की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान थी, हमने बताई थी यार कि अगर आपसे पूछ सकता है तिलहनी फसलों के बारे में, जितनी भी जो तिलहनी फसलें होती है, अगर उसमें पूछ रहा है यार गंधक का क्या रोल है, गंधक का क्या महत्व होता है, तो इसका मुख्यतः यूज़ यही होता है, मुख्यतः प्रयोग यही होता है यार ये क्या होता है, जो तेल का संश्लेषण होता है, तेल का जो संश्लेषण होता है उसे बढ़ाता है, अर्थात यार तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए यार गंधक या सल्फर की मात्रा को रिकमेंड किया जाता है ऑयल सीड क्रॉप के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ यार, तिलहनी फसलों में सल्फर का क्या रोल होता है, तेल के निर्माण को बढ़ाता है या फिर तेल निर्माण को सहायता प्रदान करना इसका मुख्य रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ब्लाइंड होइंग केवल संभव है, अर्थात इसमें
किस में इसको अप्लाई किया जाता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यार ब्लाइंड होइंग होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसे समझ लीजिए कि ब्लाइंड होइंग होती क्या है। ब्लाइंड होइंग मतलब अंधी गुड़ाई होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर बात करते हैं यार ब्लाइंड होइंग के बारे में अर्थात अंधी गुड़ाई, तो ये मुख्यतः यार दो में की जाती है, अर्थात आलू के साथ साथ यार गन्ने में भी की जाती है यार। अगर आपसे पूछता है ब्लाइंड होइंग, तो ये संभव है यार आलू और गन्ने में। अब ये क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यार अगर आपसे पूछता है ब्लाइंड होइंग मतलब अंधी गुड़ाई, तो यार फसल की बुआई के बाद अर्थात यार सोविंग के बाद, फसल की सोविंग करने के बाद और जर्मिनेशन से पहले, फसल की सोविंग करने के बाद और उसके जर्मिनेशन होने से पहले जो मध्य में गुड़ाई की जाती है यार कि इसे आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि सोविंग कर दी हमने उसके बाद, ठीक है, सोविंग के बाद, लेकिन अगर उसका जर्मिनेशन नहीं हो उससे पहले, मतलब यार कि जर्मिनेशन से तो पहले और सोविंग के बाद, अर्थात इसके मध्य में जो होविंग की जाती है यार जो गुड़ाई की जाती है, तो इसे यार अंति गुड़ाई के नाम से जाने जाते हैं। और अंति गुड़ाई अर्थात यार जो ब्लाइंड होइंग है, ये क्रिया मुख्यतः किस फसल में अप्लाई करते हैं, ये करते हैं आलू के साथ साथ यार गन्ना। ठीक है, आलू और गन्ना में सबसे ज़्यादा ब्लाइंड होइंग को कंट्रोल किया जाता है, सबसे ज़्यादा सस्टेप्टेबल बना जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अंतः जुताई। अंतः जुताई अर्थात इंटर कल्टीवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो जल्दी से बताइए कि जो इंटर कल्टीवेशन की जाती है, अंतः जुताई की जाती है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। भूमि में नमी बनाए रखना होता है, वायुवेदा को बढ़ाना होता है, खरपतवार नियंत्रण होता है, फिर पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाना होता है। अर्थात जल्दी से बताएंगे कि जो इंटर कल्टीवेशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या होता है, अर्थात मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका। जल्दी से बताएंगे, भूमि में नमी को बनाए रखना होता है, वायुवेदा को बढ़ाना होता है, खरपतवार नियंत्रण होता है, फिर पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाना होता है। जल्दी से बताएंगे जो अंतिम जुताई है ये क्यों की जाती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो यार अगर आपसे पूछता है इंटर कल्टीवेशन के बारे में अर्थात अंतः जुताई, तो इसका यार मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये होता है खरपतवार नियंत्रण। क्या होता है, वीड को कंट्रोल करना। क्या होता है, खरपतवार नियंत्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अमर बेल अर्थात हमने बताया था प्लांट पैरासाइटिक, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, कसकोटा अर्थात क्लोज। क्या थी हमारी यार इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, क्लोज। तो अब आप देख सकते हो यार कसकोटा, तो कसकोटा कहाँ पर आता है, फर्स्ट ऑप्शन है अर्थात यार कि किसका परजीवी है, हमने अभी बताया था। तो जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे अमरबेल किसका परजीवी होता है, अर्थात किसका पैरासाइट होता है, जड़ पर होता है, तने पर होता है, पत्ती पर होता है, या फिर जड़ और तने दोनों पर होता है। जल्दी से बताएंगे कि अमरबेल कहाँ का परजीवी है, अर्थात किस यानी कि प्लांट पार्ट का। ठीक है, आपको बताना है प्लांट पार्ट। तो जल्दी से बताएंगे कहाँ पर ये परजीवी होता है, जड़ पर होता है, तने पर होता है, पत्ती पर होता है, या फिर जड़ और तने दोनों पर होता है। जल्दी से बताएंगे। तो हमने बताया था यार, अभी आपको बताया था कि क्लोज, क्लोज का मतलब ऊपर के जो होते हैं दो वर्ड ये होते हैं स्टेम पैरासाइटिक वीड, और अगर बात करते हैं नीचे के अर्थात ओरबन की और स्टाइगा, ये होते हैं रूट पैरासाइटिक वीड। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सोचिए कसकुटा के बारे में, मतलब फर्स्ट, ठीक है, कस्ट यानी जो फर्स्ट है कसकुटा, तो कसकुटा क्या होता है, स्टेम पैरासाइटिक वीड होता है। क्या होता है यार, टोटल स्टेम पैरासाइटिक वीड होता है। कसकुटा क्या होता है, टोटल स्टेम पैरासाइटिक वीड होता है, मतलब तने पर होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपसे पूछा सावाघास अर्थात यहाँ इसका जो बोटिंग नेम होता है ये क्या होता है, इचाइनोक्लोआ क्रुस्गेली। क्या होता है, सावाघास है, तो इसका बोटिंग नेम होता है यहाँ इचाइनोक्लोआ क्रुस्गेली। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जो सावाघास है इसका बोटिंग नेम क्या होता है, तो इसका बोटिंग नेम होता है यहाँ इचाइनोक्लोआ क्रुस्गेली होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है सावाघास नाम का जो खरपतवार होता है अधिकतर किस में पाया जाता है, तो सामान्यतः किस में देखा जाता है यार। ऐसी कौन सी फसल है जिसमें सावाघास को सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। सरसों में देखा जाता है, गेहूं में देखा जाता है, धान में देखा जाता है, फिर बरसीम में देखा जाता है। जल्दी से बताएंगे वो जो सावाघास है इसको सबसे ज़्यादा किस फसल में देखा जाता है, सरसों में देखा जाता है, गेहूं में देखा जाता है, धान में देखा जाता है, फिर बरसीम में देखा जाता है। जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होता है। जल्दी से बताएंगे जो सावाघास है तो ये सबसे ज़्यादा किस फसल में देखने को मिलता है, सरसों में देखने को मिलता है, गेहूं में देखने को मिलता है, धान में देखने को मिलता है, फिर बरसीम में देखने को मिलता है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होता है। तो यार अगर आपसे पूछता है सावाघास, तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है धान में। किस में देखने को मिलता है यार सावाघास, ये देखने को मिलता है धान फसल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये थोड़ा सा डाटा से रिलेटेड है और डाटा कब का है, 2007 से 8 का है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, इसको हम क्लियर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है तो इसको भी आपको विशेष ध्यान रखना है यार। हाँ, इस क्वेश्चन को भी हमने कल ही सोल्व किया है, तो ये क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया यार, ज्वार के पौधे में जो हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है अर्थात जो एसियन होता है, हाइड्रोसाइनिक जो अम्ल होता है अर्थात जो एसियन होता है, तो इसकी अधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाती है, अधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाती है। तो जल्दी से बताइए कि जो हाइड्रोसाइनिक अम्ल है अर्थात एसियन है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाता है, जड़ों में पाई जाता है, तने में पाई जाता है, पत्तियों में पाई जाता है, फिर
सभी भागों में बराबर पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे जो हाइड्रोसायनिक अम्ल है ये अधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है, तने में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, फिर सभी भागों में बराबर पाया जाता है। जल्दी से बताइए सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा कहाँ पर होती है? जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो जैसा कि हमने कल ही सोल्व किया था इस क्वेश्चन को यार, हाँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था यार हाँ इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण तो कहाँ पर होता है यार, हाँ जड़ में होता है। अगर आपसे पूछा था यार हाइड्रोसायनिक अम्ल है तो इसका निर्माण कहाँ पर होता है, अर्थात ये बनता कहाँ है, जहाँ इसका निर्माण होता है, अर्थात ये बनता है जड़ों में। ये कहाँ पर बनता है यार, जड़ों में बनता है। लेकिन अगर आपसे पूछा था इसका जो यानी जमाव होता है, अर्थात जो HCN है हाइड्रोसायनिक अम्ल है, ये कहाँ पर आकर संग्रहित हो जाता है, अर्थात जम जाता है, तो ये पत्तियों में आकर संग्रहित होता है, जम जाता है। ठीक है, अगर पूछा है निर्माण के बारे में तो यार निर्माण कहाँ पर होता है, जड़ों में होता है। लेकिन अगर पूछा है जमाव के बारे में तो इसका जमाव होता है पत्तियों में। कहाँ होता है यार, पत्तियों में होता है। अर्थात यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा है कि अधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा यार, पत्ती। क्योंकि यार की जो हाइड्रोसायनिक अम्ल है इसका निर्माण तो कहाँ होता है, जड़ों में होता है। ठीक है, इसका निर्माण तो कहाँ होता है, जड़ों में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा था इसकी अधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाती है, अर्थात इसका संग्रहण कहाँ होता है, तो पत्तियों में होता है। कहाँ पर होता है यार इसकी अधिक मात्रा या फिर इसका संग्रहण, ये होता है पत्तियों में। अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा है, लीफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस खरपतवार नाशी का प्रयोग रेंजगे में अमरबेल को नष्ट करने के लिए किया जाता है, अर्थात यार आपको कंट्रोल करना है अमरबेल का। ठीक है, और किस वीडीसाइड का आप प्रयोग करोगे, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइए किस वीडीसाइड का आप प्रयोग करोगे, पैराक्वाट का प्रयोग करोगे, 2,4-D का प्रयोग करोगे, नाइट्रोफेन का प्रयोग करोगे, या फिर अट्राजिन का आप प्रयोग करोगे। जल्दी से बताएंगे कि आप किस हर्बिसाइड का प्रयोग करोगे अमरबेल के कंट्रोल के लिए, पैराक्वाट का, 2,4-D का, नाइट्रोफेन का, या फिर एट्राजिन का। जल्दी से बताएंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो जल्दी से बताएंगे यार हाँ कि अमरबेल को कंट्रोल करने के लिए आप किस हर्बिसाइड, किस वीडीसाइड का आप प्रयोग करोगे, पैराक्वाट का, 2,4-D का, नाइट्रोफेन का, या फिर एट्राजिन का। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होता है। तो यार अगर आप पूछते हैं रेंजिगा में अमरबेल, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है यार मुख्य खरपतवार क्या है। यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना है आपको हमेशा। तो यार अगर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि रेंज का होता है, ठीक है, जो रेंज का होता है तो इसका मुख्य खरपतवार कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, अमरबेल होता है। रेंज के का प्रमुख खरपतवार कौन सा होता है, अमरबेल होता है। और अगर आपसे पूछता है अमरबेल का कंट्रोल, तो अमरबेल का कंट्रोल यार पैराक्वाट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बनता है आपसे, ये जो अमरबेल होता है रेंज के में, तो इसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका कंट्रोल यहाँ पैराक्वाट के द्वारा किया जाता है। किस वीडीसाइड के द्वारा किया जाता है, किस हर्बिसाइड के द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है पैराक्वाट के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गेहूं के कंडवा अर्थात लूज स्मट रोग की रोकथाम के लिए बीज को उपचारित करना चाहिए। तो जल्दी से बताइए लूज स्मट की आपको रोकथाम करनी है तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC का मतलब होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, मेलाथियोन का प्रयोग करोगे, एंडासल्फान का प्रयोग करोगे, वीटावैक्स का प्रयोग करोगे। जल्दी से बताएंगे कि लूज स्मट, यहाँ पर मैं याद दिला देता हूँ यार, इस क्वेश्चन को हमने कई बार क्लियर कर लिया है कि लूज स्मट की रोकथाम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्मट। हमने बताया था किसी भी फसल में अगर आपसे पूछता है स्मट के बारे में तो आप किसका प्रयोग करोगे। जल्दी से बताएंगे स्मट की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग कैसा है, जल्दी से बताएंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। तो यार अगर आपसे पूछता है लूज स्मट के बारे में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है यार हाँ लूज स्मट के बारे में, तो यार हाँ जितनी भी जो स्मट होती है, जितनी भी जो स्मट होती है, तो इनकी कंट्रोल के लिए यार हाँ वीटावैक्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हाँ वीटावैक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टमाटर का पर्णकुंचन रोग किससे फैलता है, अर्थात इसका जो फैला हुआ है ये किसके द्वारा होता है। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे यार कि टमाटर का पर्णकुंचन रोग किससे फैलता है, कवक से फैलता है, सूत्रकृमि से फैलता है, वायरस से फैलता है, या फिर पोषक तत्वों की कमी से फैलता है। जल्दी से बताएंगे ये जो टमाटर का पर्णकुंचन रोग है ये किससे फैलता है, कवक से फैलता है, सूत्रकृमि से फैलता है, वायरस से फैलता है, या फिर पोषक तत्वों की कमी से फैलता है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यार अगर आपसे पूछता है पर्णकुंचन रोग के बारे में, तो पर्णकुंचन रोग यार किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी की फसल द्विवर्षीय है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी की फसल द्विवर्षीय है। ठीक है, द्विवर्षीय अर्थात 2 साल तक जिसे ग्रो किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे गाजर होती है, टमाटर होती है, मिर्च होती है, फिर भिंडी होती है। यार हाँ कि अगर आपसे पूछता है कौन सी सब्जी द्विवर्षीय होती है, तो जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर है। यहाँ गाजर होती है, टमाटर होती है, मिर्च होती है, भिंडी होती है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, गाजर होगी, मटर होगी, टमाटर होगा, या फिर भिंडी होगी। तो यहाँ अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है द्विवर्षीय फसल के बारे में, ठीक है, अगर आपसे पूछता है द्विवर्षीय फसल के बारे में, तो कौन सी होती है, गाजर होती है। अब क्यों होती है इसका रीजन भी आप जान लीजिए। यार हाँ द्विवर्षीय फसल कौन सी होती है, गाजर होती है। इसका रीजन होता है यार हाँ कि अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है,
ठीक है। अगर आपको मान लीजिए गाजर के जो सीड है अर्थात यहाँ आपको बीज प्राप्त करने हैं गाजर के, अगर आपको यहाँ बीज प्राप्त करने हैं तब यहाँ ये द्विफलकीय फसल होती है, ठीक है। जो बीज है ये दूसरे साल में डेवलप होते हैं, अर्थात दूसरे साल में इनका निर्माण होता है, इनका डेवलप होता है, इसलिए यहाँ ये जो गाजर होती है ये क्या होती है, एक द्विवर्षीय फसल होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। वैसे यहाँ सामान्यतः जो सब्जियाँ होती है क्या होती है, एक वर्षीय होती है अर्थात सीजनल क्रॉप होती है। लेकिन अगर बात की जाए गाजर की, तो गाजर को जब यहाँ इसके सीड प्राप्त किया जाता है अर्थात इसके बीज प्राप्त किया जाता है तब ये क्या होती है, एक द्विवर्षीय फसल होती है। तब क्या होती है, एक द्विवर्षीय फसल होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गुलाब का ओरिजिन प्लेस कौन सा है, अर्थात मूल स्थान किसे माना गया है। जल्दी से बताएंगे कि जो गुलाब होता है तो इसका ओरिजिन प्लेस किसे माना गया है, इंग्लैंड को माना गया है, अमेरिका को माना गया है, भारत को माना गया है, फिर चीन को माना गया है। जल्दी से बताएंगे कि ओरिजिन प्लेस क्या होता है गुलाब का, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत या फिर चीन। जल्दी से बताएंगे कि गुलाब का ओरिजिन प्लेस कौन सा है, इंग्लैंड होती है, अमेरिका होता है, भारत होता है, फिर चीन होता है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यार अगर आपसे बताए गुलाब का ओरिजिन प्लेस तो कौन सा होता है, इंग्लैंड होता है, सॉरी चाइना होता है, सॉरी यहाँ पर अगर आपसे पूछता है यहाँ गुलाब का ओरिजिन प्लेस तो कौन सा होता है, चीन होता है। कौन सा होता है, चीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, ये आपसे नहीं आएगा। तो यहाँ अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है प्रत्यावर्ती धारक गुण, ठीक है, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है प्रत्यावर्ती धारक गुण अधिकतर पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, आम में पाया जाता है। यार प्रत्यावर्ती धारक गुण किस में देखा जाता है, आम में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बरसीम लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, अर्थात यहाँ इसका सोविंग पीरियड कौन सा है। यही क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया था। तो जल्दी से बताएं यहाँ कि बरसीम लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। जून जुलाई के मध्य किया जाता है, अक्टूबर से नवंबर के मध्य किया जाता है, मार्च से अप्रैल के मध्य किया जाता है, फिर साल में कभी भी किया जा सकता है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी से बताएंगे कि बरसीम लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, जून से जुलाई के मध्य, अक्टूबर से नवंबर के मध्य, मार्च से अप्रैल के मध्य या फिर साल में कभी भी। जल्दी से बताएंगे कि बरसीम लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो कौन सा होता है यहाँ अगर बात करते हैं बरसीम, तो ये किस सीज़न की क्रॉप होती है ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ अगर बात कीजिए बरसीम की तो किस सीज़न की होती है, रबी सीज़न की होती है। किस सीज़न की होती है यहाँ, रबी सीज़न की होती है। और अगर बात करते हैं आपको पता होगा यहाँ रबी सीज़न की सोविंग कब की जाती है, इसका सोविंग पीरियड होता है अक्टूबर से नवंबर के मध्य। कब की जाती है, अक्टूबर से नवंबर के मध्य इसकी सोविंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको भी डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को भी हमने कई बार क्लियर कर लिया है। ये क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से आंसर बताएंगे यार हाँ कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जिप्सम किस प्रकार की भूमि को सुधारने के लिए, किस प्रकार की जो भूमि है उनके रिक्लेमेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिप्सम का आपको प्रयोग करना है लवणीय मृदा के सुधार के लिए किया जाता है, सारी मृदा के सुधार के लिए किया जाता है, पीट मृदा के सुधार के लिए किया जाता है, फिर अम्लीय मृदा के सुधार के लिए किया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि जिप्सम किस प्रकार की भूमि को सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लवणीय मृदा को सुधारने के लिए, सारे मृदा को सुधारने के लिए, पीट मृदा को सुधारने के लिए, फिर अम्लीय मृदा को सुधार करने के लिए। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होता है। जल्दी से बताएंगे जिप्सम का आप प्रयोग किस प्रकार की भूमि को सुधारने के लिए करते हैं। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए जिप्सम के बारे में तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है सारी मृदा को, किस प्रकार की मृदा को, यहाँ सारी मृदा के सुधार के लिए मुख्यतः यहाँ जिप्सम का प्रयोग कैसा है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं अम्लीय मृदा के बारे में तो अम्लीय मृदा का जो सुधार कैसा है, अम्लीय मृदा का जो सुधार कैसा है, ये कैसा है, चूने के द्वारा। किसके द्वारा कैसा है, चूने के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो लवणीय मृदा होती है यार हाँ कि ये दोनों तो आपने कई बार पढ़ ही लिया होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो लवणीय मृदा होती है तो इसका सुधार किसके द्वारा किया जाता है, इसका सुधार किया जाता है यार हाँ रोक फास्फेट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है यार, रोक फास्फेट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि अगर आपसे पूछते हैं सारी मृदा तो यार हाँ सारी मृदा का जो रिक्लेमेशन किया जाता है, जो सुधार किया जाता है, ये किया जाता है जिप्सम के द्वारा। अगर आपसे पूछता है अम्लीय मृदा तो यार अम्लीय मृदा का जो सुधार किया जाता है, जो रिक्लेमेशन किया जाता है, ये किया जाता है चूने के द्वारा। और अगर आपसे पूछता है लवणीय मृदा का सुधार या फिर रिक्लेमेशन कैसा है, ये कैसा है, रोक फास्फेट के द्वारा, ठीक है। तीनों पॉइंट क्लियर है, आपको जरूर याद रखना है लवणीय मृदा तो यार इसका किया जाता है रोक फास्फेट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चने में फली छेदक अर्थात यहाँ फली भेदक कीट होता है तो इसके रोकथाम के लिए किसका छिड़काव करना चाहिए। तो सबसे पहले एक यार हाँ एक इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फली भेदक अर्थात चना का जो प्रमुख कीट होता है, मेजर कीट होता है, वो कौन सा होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है यार हाँ कि अगर आपसे पूछता है चने का वो जो मेजर कीट होता है, प्रमुख कीट होता है, वो कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, पोड बोरर होता है। कौन सा होता है यार हाँ, फली भेदक होता है। कौन सा होता है, पोड बोरर मतलब फली भेदक होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि इसमें पूछा गया है कि यार हाँ पोड बोरर का आपको कंट्रोल करना है तो किस यार हाँ कौन से ऐसी यानी हर्बिसाइड की यूज़ करेंगे, किस इंसेक्टिसाइड का आपको प्रयोग कैसा है।
थायरम का आप प्रयोग करोगे, जिब्रेलिक अम्ल का आप प्रयोग करोगे, एंडोसल्फान का आप प्रयोग करोगे या फिर कैप्टान का प्रयोग करोगे। जल्दी से बताएंगे कि जो फली छेदक होता है अर्थात फली भेदक होता है, तो इस कीट की रोकथाम के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? थायरम का प्रयोग करोगे, जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग करोगे, एंडोसल्फान का प्रयोग करोगे, फिर कैप्टान का प्रयोग करोगे। तो किसका प्रयोग कैसा है? एंडोसल्फान का प्रयोग कैसा है, ठीक है। जो पाउडर उड़ाता है तो इसकी कंट्रोल के लिए, इसकी रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एंडोसल्फान का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी स्वपरागित फसल है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस है, उन्हें आपको बतानी है सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप कौन सी बतानी है, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप कौन सी है। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उनके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। तो आपके ऑप्शंस है यहाँ पर दिए गए हैं लौकी, फूलगोभी, गेहूँ और कपास। जल्दी से बताएंगे कि इनमें से कौन सी सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप है। जल्दी से बताएंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप कौन सी है। लौकी होती है, फूलगोभी होती है, गेहूँ होती है, फिर कपास होती है। जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर है, लौकी, फूलगोभी, गेहूँ या फिर कपास। जैसे कि हमने कई बार आपको बताया यार, अगर आपसे पूछता है गेहूँ और धान, यार हाँ गेहूँ और धान क्या होते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं यार हाँ। मुख्यतः आपको ये दोनों ही याद रखना है कि धान और गेहूँ क्या होते हैं यार हाँ? सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप होती है यार हाँ। एक मुख्य क्वेश्चन बनता है, इससे भी मेजर क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछता है सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप कौन कौन सी होती है, तो वो होती है यार हाँ गेहूँ और धान। कौन कौन सी होती है? गेहूँ और धान होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का संबंध है। तो इसे भी आप डायरेक्ट क्लियर कर लीजिए कि अगर आपसे पूछता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, तो कौन थे यार हाँ? ये थे एक इंडियन जेनेटिस्ट। क्या थे यार हाँ? जेनेटिस्ट थे, अर्थात आनुवांशिकी से इनका संबंध मानता है। क्योंकि यार हाँ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन क्या थे? एक जेनेटिस्ट थे। क्या थे? एक इंडियन जेनेटिस्ट थे। अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा है? बी, अर्थात डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का संबंध आनुवांशिकी से माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किसमें होती है? अर्थात सूर्य की किस किरणों में यार हाँ सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है ये सबसे तेज होती है, सर्वाधिक होती है। तो जल्दी से बताएंगे सर्वाधिक किस में होती है? नीले प्रकाश में होती है, हरे प्रकाश में होती है, पीले प्रकाश में होती है, फिर लाल प्रकाश में होती है। जल्दी से बताएंगे जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है ये सबसे तेज किस में होती है? तो किस में होती है? लाल प्रकाश में होती है। किस में होती है ना? लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फास्फोरस की कमी से पौधे की पत्तियों में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, या फिर किस प्रकार के स्पॉट बन जाते हैं, किस प्रकार के धब्बे बन जाते हैं। जल्दी से बताएंगे काले धब्बे हो जाते हैं, बैंगनी धब्बे बन जाते हैं, पीले धब्बे हो जाते हैं, फिर कोई भी नहीं होता है। जल्दी से बताएंगे कि फास्फोरस की कमी से, किसकी कमी से? फास्फोरस की कमी से पौधे की पत्तियों पर किस प्रकार के धब्बे बन जाते हैं। काले धब्बे होते हैं, बैंगनी धब्बे बन जाते हैं, पीले धब्बे होते हैं, फिर कोई भी नहीं होता है। तो यार अगर आपसे पूछता है फास्फोरस की कमी, तो इसे हरकल यानी जो पर्पल कलर के किस प्रकार के बनते हैं यार? पर्पल कलर के यार हाँ स्पॉट बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। अर्थात इसका राइट आंसर बी, अर्थात बैंगनी कलर के यार हाँ धब्बे बन जाते हैं पत्तियों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संतुलित खाद का प्रयोग कैसा है, अर्थात इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अर्थात संतुलित खाद का प्रयोग क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे हाँ कि जो उत्पादन बढ़ाने के लिए कैसा है, बीज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कैसा है, भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए कैसा है, फिर इन सभी के लिए कैसा है। अर्थात संतुलित खाद का प्रयोग आप क्यों करते हो, किस उद्देश्य से करते हो, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? उत्पादन बढ़ाने के लिए, बीज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, भूमि की उत्पादकता जो क्षमता है इसे बनाए रखने के लिए, या फिर इन सभी के लिए। जल्दी से बताएंगे जो संतुलित खाद है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यार अगर आपसे पूछता है संतुलित खाद का प्रयोग तो इन सभी के लिए कैसा है। अर्थात यार संतुलित खाद का हम प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, बीज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है, और अगर बात करते हैं भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए तो इसके लिए भी यार संतुलित खाद का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा है? उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रखना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि अगर आपसे पूछता है निम्नलिखित में से सोयाबीन फसल का कौन सा तना छेदक है, ठीक है। तना छेदक कीट के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएं हाँ तना छेदक कौन सा कीट होता है? गड़ल वित्तल होता है, हरी अर्धाकार इल्ली होती है, बिहार की रोईदार इल्ली होती है, फिर नीला भ्रंग होता है। जल्दी से बताएंगे कि दोस्त तना छेदक कीट होता है ये क्या होता है? गड़ल विट्टल होता है, हरी अर्धाकार इल्ली होती है, बिहार की रोईदार इल्ली होती है, फिर नीला भ्रंग होता है। जल्दी से बताएंगे कौन सा इसका राइट आंसर है। जल्दी से बताइए तना छेदक कौन सा होता है? तो गड़ल बिट्टल, जो कि यार हाँ सोयाबीन का एक मेजर कीट होता है, ठीक है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपसे पूछता है सोयाबीन का मुख्य कीट कौन सा होता है, तो कौन सा होता है यार हाँ गड़ल बिट्टल होता है। और सेकंड क्वेश्चन जैसे कि इसमें पूछा गया है यार हाँ तना छेदक कौन सा होता है सोयाबीन का, तो तना छेदक ही होता है यार हाँ। गड़ल बिट्टल क्या होता है, जिसे यार चक्र भ्रंग के नाम से जाना है, तो गड़ल बिट्टल क्या होता है? एक तना छेदक कीट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपसे कुछ दो डाउट है आपके, तो उनको क्लियर कर देता हूँ यार हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आपका कमेंट आ रहा था कि यार हाँ की वीडियो लेंदी होती है,
ठीक है, वीडियो लेंदी होती है अथवा लंबी ज़्यादा होती है, तो इसका रीज़न है यार कि हम अगर मान लीजिए मॉडल पेपर कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन को हम क्लियर कर रहे हैं, आपको पता चलेगा आपने पूरी वीडियो देखी है, मान लीजिए हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, तो 50 क्वेश्चन तो क्लियर किए ही हैं, इसके साथ साथ हमने अदर भी तो क्वेश्चन किए हैं ना यार हाँ कि 50 क्वेश्चन है, इसके साथ साथ हमने यार हाँ 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ पर हमने क्लियर कर दिए हैं। आपके यार हाँ 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में आपके क्लियर हो चुके हैं। तो ये बता दीजिए मुझे यार हाँ जो 50 क्वेश्चन है अगर आप 10 मिनट में करना चाहते हो तो कैसे इम्पॉसिबल आते हैं, यानी कैसी पॉसिबल है ये बता दीजिए मुझे। आपको क्या याद हो जाएगा अगर मैं 50 क्वेश्चन को 10 मिनट में करा रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं 50 क्वेश्चन को 10 मिनट में करा रहा हूँ तो इसके आपका क्या बेनिफिट होगा और आपको इससे कितना याद हो जाएगा ये मुझे बता दीजिए। मान लीजिए आपको 10% याद होगा, ठीक है, 10% होगा तो इससे आपका क्या बेनिफिट होता है। मुझसे तो यही लगता है यार हाँ, मुझे तो यही लगता है कि अगर मैं 10 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन है वो 10 मिनट में आपको करा रहा हूँ तो इससे आपका लॉस ही होगा, क्योंकि यार अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो इसका आपका टाइम पास ही हो रहा है, ठीक है, टाइम वेस्ट ही हो रहा है आपका, तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए यार हाँ कि जो हमारा टारगेट है, ठीक है, हमारा जो टारगेट है ये यही है यार हाँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद किया जा सके और इसके साथ यार हाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व किया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन जितने आप सोल्व करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है, उतना ही आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ओ ठीक है, चलो छोड़िए इनको, आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा स्नोबॉल 16 किस्म किसकी होती है। तो जल्दी से बताएंगे स्नोबॉल 60 किसकी किस्म होती है। फूल गोभी की होती है, पत्ता गोभी की होती है, आलू की होती है, फिर टमाटर की होती है। जल्दी से बताएंगे कि स्नोबॉल 16 किसकी वेराइटी होती है। फूल गोभी की होती है, पत्ता गोभी की होती है, आलू की होती है, फिर टमाटर की होती है। जल्दी से बताइए स्नोबॉल 16। तो अगर आपसे पूछा था स्नोबॉल 16 तो किसकी एक उन्नतशील वेराइटी होती है, ये होती है फूल गोभी की। किसकी होती है स्नोबॉल 16, ये होती है फूल गोभी की। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको करना है वीडियो एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट नंबर, जब तक लीजिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।